नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। कहते हैं कि शादी बहुत ही खूबसूरत शब्द है और सभी लोग शादी में जाकर बहुत एंजॉय भी करते हैं। पर क्या हो जब तुम किसी की शादी में गेस्ट बनकर जाओ और तुम्हें मजबूरी में वहाँ दूल्हा बनना पड़े। ऐसा ही हुआ कुछ अभ्यंक के साथ, जो हो गया था अपनी माँ के साथ आव्या कपूर की शादी अटेंड करने। पर कुछ देर बाद वो खुद मंडप में दूल्हा बना हुआ था। आखिर ऐसा क्या हुआ था मयंक की शादी करनी पड़ी? क्या अभ्यंक इस शादी को अपनाएगा? अभ्यंक खुराना, जो जिसे सभी हार्टलेस बिलियनियर कहते हैं, कभी भी किसी को नहीं छोड़ता। उस हार्टलेस के अंदर क्या कभी आव्या प्यार जगा पाएगी? मुंबई सपनों की नगरी, जहाँ पर हर कोई यहाँ अपने सपने पूरे करने आते हैं और यहाँ के मायाजाल में फंसकर ही रह जाते हैं। यहाँ की चकाचौंध और रंगीन नज़ारे सभी को इतना प्रभावित करती हैं कि ना चाहते हुए भी लोगों का दिल जग जाता है। पर जितना ही ये नगरी लुभावनी और आकर्षक है, उतनी ही ये नगरी भयानक और डरावनी भी है। यहाँ भी नगरी, जहाँ लोग रात में भी जागते रहते हैं, वहाँ चारों तरफ हमेशा चहल पहल शोरगुल रहता है। उन्हीं शोरगुल में बिल्कुल अलग एक शांत जगह पर बहुत बड़े से एरिया में बहुत बड़ा खूबसूरत सा पैलेस रात में बादलों के बीच चमकते सितारों सा लग रहा था। वो पैलेस इतना एलिगेंट था कि अच्छे अच्छे देखने वालों की आंखें चौंधिया जाएं। उस पैलेस के बाहर बहुत बड़ा सा गार्डन था, जहाँ पर इंडियन फूल के साथ साथ विदेशी फूल भी लगे हुए थे, जो कि बहुत ही आकर्षक थे। वहीं एक साइड बड़ा सा फाउंटेन और उसके चारों तरफ स्टेज लगे हुए थे, जो कि सभी के लिए आई कैचिंग थे। उस पैलेस के बाहर से लेकर अंदर तक वर्ल्ड गेट बेस्ट गार्ड्स तैनात थे, जो कि दिखने में बहुत खतरनाक लगते थे। उसी पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पर बने एक बड़े से रूम में किंग साइज राउंड शेप बेड पर एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी, जो कि दुल्हन के लिबास में बैठी हुई थी। उस रूम को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। वहीं बेड पर बैठी दुल्हन ने अपने चेहरे को घूंघट से ढक रखा था और वो अपने दोनों घुटनों पर सिर टिकाए बैठी थी। पर उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार करते करते ही सो गई हो, बैठी बैठी ही सो गई हो। रात के करीब 2 बजे उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक लंबी पर्सनालिटी वाली परछाई उस रूम में प्रवेश की। उस इंसान की आंखों में अभी कोई भाव नहीं थे, पर जैसे ही वो इंसान रूम के चारों तरफ अपनी खतरनाक नज़रों को घुमाता है, तो उसकी हल्की सी ग्रीनिश आइज सुर्ख होने लगीं। रूम में बेड से लेकर डोर तक गुलाबी की पंखुड़ियों को बिछाया गया था। रूम में लाइटें नहीं जल रही थीं। रूम में रोशनी के लिए कलरफुल और खूबसूरत कैंडल्स लगे हुए थे, जिससे पूरे रूम में बहुत ही खुशबू आ रही थी। पर अब तक रूम में लगे बहुत से कैंडल बुझ गए थे, जिस कारण अब रूम में बहुत हल्की सी रोशनी थी और वो सभी सजावट ये साफ बता रहे थे कि आज उनकी सुहाग रात है। वो सब किसी हसीन रात के लिए सजाया गया था। वो इंसान गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना लिया, फिर तुरंत वही डोर के पास रखे रिमोट को लेकर ऑन किया, तो पूरे रूम में एक साथ तेज रोशनी फैल गई। रोशनी के कारण अब वो इंसान सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। जैसे ही उस इंसान की नज़र बेड पर बैठी लड़की पर गई, तो उस इंसान का गुस्सा बढ़ने लगा। उसके गुस्से के बढ़ने के कारण पूरे कमरे का टेम्परेचर गिरने लगा। इंसान अपनी जलती हुई निगाहों से इस तरह बेड को घूरने लगा जैसे अभी वो अपनी आंखों से ही पूरे बेड और उस पर बैठी लड़की को जलाकर राख कर देगा।
वो इरफान गुस्से से आगे बढ़ा और बेड पर बैठी लड़की के पास जाकर अपने तेज आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर बैठने की? उस इरफान की आवाज़ किसी के भी दिल को दहला दे, पर बेड पर बैठी लड़की पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। अपनी बातों को इस तरह से इग्नोर करते हुए देख उस इरफान का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बनाए और उस लड़की को घूरा और फिर अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर उस लड़की के कंधे को पकड़ा, पर तभी वो लड़की गहरी नींद में होने के कारण बेड पर लुढ़क गई। उस लड़की को इस तरह बेड पर सोते देख उस इरफान के जबड़े कस गए। वही वो लड़की अब बेड पर अच्छे से फैल कर सो गई। ये देखकर अब उस इरफान के गुस्से का बांध टूट गया। वो अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाया, फिर वहीं बेड के पास रखे एक टेबल पर देखा और उस पर रखे जग को उठाया और उसे तुरंत बेड पर लड़की पर झटके से सारा पानी फेंक दिया। छपाक! बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया, मम्मा मम्मा बचाओ मुझे! वो लड़की अपने ऊपर पानी के गिरते ही एक झटके में चिल्लाते हुए बैठ गई। उस लड़की की बात को सुनकर उस इरफान की आंखें छोटी हो गईं। वो उसी तरह उस लड़के को घूरने लगा। वही उस लड़की के चेहरे पर अभी भी घूंघट था। अभी वो लड़की खुद को संभाल भी नहीं पाई थी। तभी वो इरफान एक झटके में उस लड़की की बाजू को कसकर पकड़ लिया और उसे लगभग घसीटते हुए बेड से नीचे उतार कर फर्श पर धक्का दे दिया। उस इरफान के ऐसा करते ही उस लड़की के हाथ पैर में चोट लग गई। हालांकि फर्श पर सॉफ्ट कारपेट बिछे थे, पर वहीं साथ में रखी टेबल से ठोकर लगने के कारण उसको चोट लग गई। आइंदा से मेरे बेड पर आने की हिम्मत भी मत करना। वो इरफान गुस्से और अपने दांत पीसते हुए उस लड़की से बोला, जिसे सुनकर वो लड़की कुछ बोलती उससे पहले ही वो इरफान अपने पंजे पर बैठकर एक बार फिर से उस लड़की की कलाई को कसकर पकड़ के उस पर दबाव बनाते हुए अपने खतरनाक आवाज में बोला, एक और बात, मैं इस शादी को नहीं मानता और ना ही मैं तुम्हें अपनी वाइफ मानता हूँ, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझसे जितना हो सके दूर रहना। अपनी बात को कहने के बाद वो इरफान एक झटके में उस लड़की के हाथों को मरोड़ते हुए छोड़ दिया, जिससे उस लड़की ने जो अपने हाथ में कांच की चूड़ियां पहन रखी थीं वो टूटकर उसकी कलाई में चुभ गईं और उसने ब्लड निकलने लगा। वही उस इरफान की नज़र जब उस लड़की के हाथ पर पड़ी, चोट पर गई तो तुरंत अपने नज़रों को दूसरी तरफ कर लिया। वही उस लड़की को अपनी कलाई में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो धीरे से अपनी कलाई में चुभी कांच को धीरे से निकालती है। तेज दर्द के कारण उस लड़की की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। जंगली जानवर! वो लड़की अपनी आंसुओं को साफ करते हुए गुस्से से बोली। वैसे तो उस लड़की ने ये बात धीरे से बोली थी, पर शायद उस इरफान के कान बहुत तेज थे, जो उस लड़की की बात सुनकर गुस्से से तमतमा उठा और उसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह दहकने लगीं। इस समय वो बहुत ही भयानक, किसी नरक के देवता की तरह डरावना लग रहा था। जंगली जानवर! वो लड़की अपनी आंसुओं को साफ करते हुए गुस्से से बोली। वो डरावना लग रहा था। अभी वो लड़की फर्श पर बैठे हुए अपने हाथों को पकड़े हुए थी, कलाई में चुभी चूड़ियों को निकाल रही थी कि तभी वो इरफान अपने पंजों के बल एक बार फिर से बैठ गया और फिर से उसने उस
लड़की की उसी घायल कलाई को कसकर पकड़ लिया। आहे, आहा आहा। जिस कारण तेज दर्द से उस लड़की के मुंह से चीख निकल गई, वही उस इंसान पर लड़की के दर्द से जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसी तरह उस कलाई को दबाते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दा अभ्यंग खुराना को जंगली बोलने की। वो लड़की अभी भी दर्द से तड़प रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उस इंसान यानी कि अभ्यंग के कुछ भी बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। वो बस अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई थी। ये देखकर अभ्यंग का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। तभी अभ्यंग गुस्से से अपने दूसरे हाथ से उस लड़की के बाल को पकड़कर खींचकर उसकी तरफ चेहरा उठाया। अभ्यंग के ऐसा करते ही उस लड़की का चेहरा ऊपर हुआ तो अभ्यंग की नज़रें एक पल के लिए उस लड़की के मासूम दूध जैसे बेदाग खूबसूरत चेहरे पर ठहर गया। एक पल के लिए अभ्यंग उसके खूबसूरत चेहरे में पूरी तरह से खो गया और कुछ बोल नहीं पाया। उसकी पकड़ भी उस लड़की के हाथों पर ढीली पड़ गई। जैसे ही अभ्यंग की पकड़ को उस लड़की ने भी खुद पर थोड़ा ढीला महसूस किया, उसने अपने हाथों को एक झटके में दूर कर लिया और अपने दूसरे हाथ से उस हाथ को पकड़कर फैलाने लगी और उस पर अपनी फूंक मारने लगी, जैसे मानो इस तरह से उसे अपने दर्द में कुछ राहत मिल जाएगा। दर्द इतना ज़्यादा था कि अब उस लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। अभ्यंग की नज़रों जब उस पर लड़की की आंखों पर पड़ी तो ना जाने क्यों अभ्यंग को इरिटेशन होने लगी। मैं तुमसे एक बात क्लियर कर दूं, ना कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ और ना ही मैं इस शादी को मानता हूँ। ये शादी सिर्फ मैंने अपनी माँ के कहने पर किया है और इस दुनिया वालों के सामने तुम मेरी वाइफ हो, पर इस बंद कमरे में हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। तो जितना हो सके मुझसे दूर ही रहना, वरना अभ्यंग गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर लाल आंखों के साथ उस लड़की की तरफ देखकर बोला, जो कि और नहीं उसकी खुद की वाइफ थी। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कुछ भी नहीं मानता। अभ्यंग अपनी बात कहकर नज़र गुस्से से घूर कर उस लड़की की तरफ देखा और फिर तुरंत वहाँ से सीधे बाथरूम में चला गया। अभ्यंग के जाते ही उस लड़की ने गुस्से से बाथरूम की तरफ घूर कर देखी, फिर धीरे से बोली, क्रियल हार्टेड डेविल इंसान, तुम जैसा ही मुझे क्यों पति मिला। ये कहकर वो मुंह बनाते हुए धीरे से फर्श पर से उठी और सीधे वहाँ से बालकनी की तरफ चली गई। बालकनी में जाकर वो अपने हाथों से निकल रहे खून को हल्का सा साफ किया और उस पर एक रुमाल को बांध दी। वैसे उसे अभी भी अपनी कलाई में बहुत दर्द हो रहा था, पर अभी उस लड़की के अंदर इतना दर्द था कि उसके सामने हाथ का दर्द बहुत ही मामूली था। अभ्यंग की बातें तीर की तरह उसके सीने में चुभ रहे थे। वो लड़की एक गहरी सांस लेकर खुद के दर्द को कम करने की कोशिश की और वहीं बालकनी में लगे झूले पर जाकर बैठ गई। फिर आसमान में चमक रहे चांद की तरफ एक टक निहारने लगी और आज सुबह से जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब याद करने लगी। कपूर निवास जो बड़े ही खूबसूरती से सजाया गया था, क्योंकि आज इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन की बेटी की शादी होने वाली थी, जिस कारण इस पूरे बंगले को वही
बड़ी की एंटिंग और यूनिक तरीके से डेकोरेट किया गया था। वहीं एक रूम में एक लड़की शादी का जोड़ा पहने हुए बैठी और खुद को सामने लगे बड़े से स्टाइलिश मिरर में निहार रही थी। वो लड़की दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बिल्कुल चाँद जैसा मुखड़ा। बस एक अंतर था कि आसमान में खिले चाँद में तो दाग होता है, पर उस लड़की के चेहरे पर एक भी दागों का नाम निशान नहीं था। उस लड़की के बड़ी बड़ी काली गहरी पतले होंठ, नाक, छिन पर एक छोटा सा तिल उस लड़की की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। उसके काले घने लंबे बालों का जूड़ा बनाया गया था और उसके चेहरे पर दो लटें दोनों तरफ लटके हुए थे, जो कि उसके गालों को बड़े ही प्यार से चूम रहे थे। कुल मिलाकर वो लड़की स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह लग रही थी। उसी समय उस रूम में एक औरत आई और उस दुल्हन के जोड़े में बैठी उस लड़की की तरफ देखकर बोली, अब बेटा चलो, शादी का समय हो गया है। ये सुनते ही वो लड़की यानी कि आव्या अपनी चमकती हुई आंखों के साथ उस औरत की तरह देखकर बोली, क्या रोहित आ गया है मॉम? जिस पर उसकी माँ मुस्कुरा कर बोली, अब बेटा बारात आ गया है और उसके घर वाले सभी लोग आ गए हैं। रोहित की कार भी जल्द ही आती होगी, तो सबसे पहले तुम्हारी कुछ रस्में करना है, इसीलिए तुम्हें पंडित जी ने मंडप में बुलाया है बेटा। अपनी माँ की बात सुनकर आव्या हल्का मुस्कुराई और फिर अपनी बेटी को लेकर रूम से मंडप की तरफ चल दी। आव्या अपने चेहरे पर एक घूंघट लिए हुए और होठों पर हल्की मुस्कान के साथ मंडप की तरफ चल दी। थोड़ी ही देर में वो मंडप में बैठी हुई पंडित जी के बताए गए सभी रस्मों को कर रही थी। कभी कुछ लोग आपस में एक्साइटेड होकर बातें करने लगे। यह देखकर सभी को कुछ अजीब लगा। उसी समय वहां पर एक बड़ी सी कार रॉल्स रॉयल आकर रुकी। उसके साथ ही बहुत सी गाड़ियां आकर रुकीं। फिर उस रॉल्स रॉयल का ड्राइवर बैक सीट का डोर करता है तो उसमें से एक लंबी चौड़ी पर्सनालिटी वाला इंसान बाहर आया, जिसको देखकर शादी में मौजूद सारी लड़कियां आहें भरने लगीं। वो इंसान कोई नहीं, वर्ल्ड बेस्ट बिलियनियर बिजनेसमैन द अभ्यंक खुराना था, जो कि एक हार्टलेस और क्रूएल इंसान था। उसे दुनिया में किसी के एहसानों से कोई मतलब नहीं। अगर उसे किसी से फर्क पड़ता था तो वो उसकी मॉम शालिनी खुराना से। अभी अभ्यंक यहाँ अपनी मॉम के साथ शादी अटेंड करने के लिए आया था। असल में आव्या की शादी हो रही थी, तो आव्या की मॉम सोनाली कपूर और अभ्यंक की माँ शालिनी खुराना दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थीं। इसीलिए वो यहाँ अपने मॉम के साथ शादी में आया हुआ था। वहीं शादी में मौजूद सभी लड़कियां तो बस अभ्यंक को ताड़े जा रही थीं, तो सबकी सब अभ्यंक के पास जाना चाह रही थीं, पर अभ्यंक तक पहुंचना इतना आसान कहाँ। अभ्यंक के चारों तरफ बहुत से गार्ड्स हमेशा रहते थे, तो उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। वहीं अभ्यंक, उसके चेहरे पर अभी कोई भी भाव नहीं थे। वो बिना किसी के भाव के सिर्फ अपने मॉम के कारण उस पार्टी को अटेंड कर रहा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अभ्यंक ग्रे कलर का टक्सडो पहने, बालों को जेल लगाकर अच्छे से सेट किए हुए, हाथ में ब्रांडेड वॉच पहने हुए बहुत ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। वो ऊपर से लेकर नीचे तक ब्रांडेड चीज़ों को पहने हुए था, यहाँ तक कि उसके कपलिंग में कीमती डायमंड लगा हुआ था, पर उसका ऑरा उतना ही खतरनाक। अभ्यंक अपने स्ट्रेट फेस के साथ अपनी मॉम के साथ पार्टी हॉल में आगे बढ़ा।
तभी अचानक काव्या की माँ सोनाली कपूर चल अभ्यंक की माँ यानी कि फाल्गुनी खुराना ने आकर मिली। दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थीं और आपस में कुछ देर बातें करने लगीं। उसी समय कोई आकर सोनाली कपूर से कुछ बोली, जिसे सुनकर सोनाली के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।